हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है रिलेटेड टू चाइना। ठीक है, चाइना नेबर है इंडिया का और चाइना ने इंडिपेंडेंस ली थी 1949 में। ठीक है, तो चाइना आज सुपर पावर की रेस में है, तो क्या क्या उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज रही उससे रिलेटेड है ये आज का टॉपिक। जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी, जो इंडियन इकोनॉमी में लास्ट चैप्टर है इंडिया एंड इट्स नेबर कंपैरेटिव स्टडी, उसमें से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया एंड इट्स नेबर में हम लोग पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन स्टडी करेंगे कि उनका क्या क्या डेवलपमेंट रहा, कैसे कैसे, और भी सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो चाइना गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1949। कब मिला था चाइना को इंडिपेंडेंस? 1949 में, हमसे 2 साल बाद, ऐसे करके याद कर लेना इसको। चाइना चाइना को है ना, किसी देश से आजादी नहीं मिली थी बच्चों। चाइना के ऊपर किसी कंट्री ने रूल नहीं किया था। चाइना के अंदर डायनेसिटी थी अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए। तो उनसे इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1911-12 तक इनके यहाँ था। चिंग डायनेसिटी थी लास्ट वाली जो थी। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है कि चाइना ने किससे इंडिपेंडेंस ली, कब ली, कैसे, क्या इनका स्ट्रगल था, उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ ये याद रख लेना कि 1949 में चाइना गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, on 1st October 1949, on 1st October 1949, चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडंग, इसको याद कर लेना, चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडंग डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना बोल, कम्युनिस्ट चाइना बोलो या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलो, एक ही बात है। ठीक है, पीआरसी भी बोल देते हैं इसको। किसने इसको डिक्लेयर करा था? माओ जेडांग ने। ये उसकी फोटो है माओ जेडांग की, तो ये नाम जरूर याद रख लेना, आ जाता है एक नंबर में कई बार। तो माओ जेडांग ने 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की अनाउंसमेंट की थी। देर इज वन पार्टी रूल, जैसे इंडिया में होता है ना, मल्टीपल पार्टीज हैं। ठीक है, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है उसकी सरकार बन जाती है। चाइना में ऐसा नहीं है। इन चाइना देर इज वन पार्टी रूल, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट होल्ड्स द पावर देयर। एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कम्युनिज्म है, चाइना में कम्युनिज्म है। ठीक है, अब कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म का मतलब, ओके, देखो, communism is a political and economic system. Communism is a political and economic system that seeks to create a classless society. ठीक है, इसमें अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं होती है। ऐसी एक सोसाइटी होती है in which the major means of production such as mines and factories are owned and controlled by the public. पब्लिक का मतलब हम पब्लिक नहीं, पब्लिक का मतलब होता है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, तो जो कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म किस टाइप की इकोनॉमी होती है? इसमें क्या होता है बच्चों? मोस्ट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट और गवर्नमेंट। सारे के सारे जो रिसोर्सेज है उस पर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पब्लिक का कंट्रोल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, बच्चे इसको क्या करते हैं, कई बारी सोशलिस्ट से कंपेयर कर देते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं सोशलिस्ट और कम्युनिज्म के बीच में। सोशलिस्ट और कम्युनिज्म दोनों अलग अलग होते हैं। सोशलिस्ट क्या होती है? ऑल सिटीजन शेयर इक्वली, all citizens shares equally in economic resources as allocated by the डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो सोशलिस्ट होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है बच्चों? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। मैनी पार्टीज आर देयर। ठीक है, जैसे इंडिया में है तो डेमोक्रेसी, हमारी पार्टी अलग अलग है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये तो दो तो बड़ी पार्टी है, बाकी स्टेट लेवल पे बहुत सारी पार्टी है। तो कम्युनिज्म क्या होता है बच्चों? जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज पे किसका होल्ड होता है? गवर्नमेंट का होल्ड होता है। ठीक है, कम्युनिज्म क्या होता है? ये हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज कम्युनिज्म, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जनरल नॉलेज के लिए इसका आपको पता होना जरूरी है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीआरसी,
People's Republic of China under one party rule, all critical sectors of economy, enterprises and land owned and operated by individuals were brought under government control. ठीक है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिज्म के हिसाब से ही सारा चलेगा, तो एक ही पार्टी है उसके। भाई आप लोगों को पता होगा वन चाइल्ड पॉलिसी थी, है ना, जो सिटीजन है वो कितने बच्चे पैदा करेंगे ये भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा। ठीक है, इतना होल्ड है चाइना में अपने सिटीजन्स के ऊपर। नेक्स्ट है जीएलएफ। ठीक है, जीएलएफ मतलब जो हम ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज करेंगे ना, इसकी कुछ एक पॉलिसीज है। उन पॉलिसीज में जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा जीएलएफ, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, 1 मार्क में आ जाती है। all the sectors of the economy including various enterprises and all land owned by individuals was brought under government control। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था ना, उसमें इन्होंने क्या करा, जितने भी एंटरप्राइजेस थे या जो भी खेत थे या जितने भी फैक्ट्रीज थी, फर्म्स थी, जो भी कुछ था जो इंडिविजुअल्स ओन करते थे, ठीक है, जिसकी ओनरशिप प्राइवेट थी, पब्लिक जो वहां के सिटीजन थे वो ओनर थे, गवर्नमेंट ने क्या करा, उन सबको अपने अंडर ले लिया, जीएलएफ के अंडर। ओके, ये देखो जितने भी रिसोर्सेज थे ये सारे के सारे किसके कंट्रोल में आ गए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। The Great Leap Forward campaign initiated in 1958, 1949 China got independence and 1958 में उन्होंने GLP स्टार्ट किया, GLF स्टार्ट किया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के बन गए, एक तो GLF की फुल फॉर्म क्या होती है और एक कब इनिशिएट हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मासिव स्केल एंड इन एज शॉर्ट अ टाइम एज पॉसिबल। मतलब जो जीएलएफ है, जीएलएफ का मेन एम क्या था स्टूडेंट्स, कि जितना जल्दी से जल्दी हो के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ठीक है, इंडस्ट्रीज को ग्रो करे, तो मासिव स्केल पे बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड पे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जितना भी होल्ड पब्लिक के हाथ में था ना, वो सारा का सारा अपने हाथ में लिया, ताकि जो भी पॉलिसीज वगैरह बने वो अच्छे से अप्लाई हो सके। पीपल्स वर एनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। ठीक है, बैकयार्ड्स का मतलब आंगन होता है ना, घर में आगे आंगन है या घर के पीछे आंगन है। ठीक है, बैकयार्ड जो पीछे आंगन होता है वो, तो हमने जैसे गांव देहात में होता है ना बच्चों, घेर होता है, गिटवाड़ होता है, ठीक है, या घर में भी आगे पीछे जगह होती है खाली। तो चाइना ने क्या किया, जितने भी इनके सिटीजन्स थे उनके घरों में अगल बगल में जितने भी खाली जगह उनके पास थी, छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे, घेर होंगे, गिटवाड़ होंगे, है ना, उनकी वो जो भी जगह थी उनमें उन्होंने इंडस्ट्रीज लगवाई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, इतने छोटे एरिया में कोई बड़ी इंडस्ट्री तो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करा, वहां पे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाई। ठीक है, फैक्ट्री तो एक बड़ा लेवल आ जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है ना, जैसे सपोज करो ये पेन है, ठीक है, पेन को मान लो ये इसका ये ढक्कन है, ये कहीं बन रहा है, इसका रिफिल कहीं बन रहा है, रिफिल की निब कहीं बन रही है, ये ऊपर रबर का जो इसके ऊपर कोटिंग डली हुई है, एक कवर है, ये कहीं बना। ऐसी छोटी छोटी इन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनवाई। मतलब जिसके पास जो भी जगह अवेलेबल थी, घर के आस पड़ोस में कोई प्लॉट है या घर में आंगन में जगह है, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे स्केल पे इन्होंने क्या करा, फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल देंगे उसको स्टार्ट किया। ठीक है, इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया है बच्चों, कम्यून्स। कम्यून्स का मतलब क्या होता है, इसका भी मैं डिक्शनरी मीनिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। कम्यून्स का मतलब होता है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people living together and sharing possession and responsibilities। ठीक है, possession क्या होता है, ओनरशिप। possession का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। तो कम्यून्स क्या होते हैं,
स्मॉल स्केल पे है ना, लोग इकट्ठे होके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब वो एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है और वो इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी हो सकता है ना। कम्यून जरूरी नहीं है कि एक ही उसमें आपका काम करे, कि एग्रीकल्चर में जो ग्रुप बनता है वो कम्यून होता है। कम्यून मतलब छोटी छोटी जो सोसाइटीज होती है ना आपस में, कुछ लोग मिल के इकट्ठा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें रिसोर्सेज की शेयरिंग हो जाती है ना, टाइम बच जाता है, पैसा बच जाता है। तो इन रूरल एरियाज, गांव में स्टार्ट किया था। जैसे इंडिया है, इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती है, जैसे चाइना में भी था। ठीक है, तो ये रूरल एरिया में स्टार्ट किया। कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम। जो कम्यून्स इन्होंने स्टार्ट किए उसको हम क्या बोलते थे, कम्यून सिस्टम। पीपल कलेक्टिव इन कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। स्टार्ट इनको किस लिए किया था, एग्रीकल्चर के लिए, कि किसी के छोटे छोटे एक खेत है तो उन्होंने इकट्ठे करके खेती करी, तो उनकी रिसोर्सेज वगैरह की भी सेविंग होगी और ज्यादा उनका लेवल पे प्रोडक्शन हो गया। ये कम्यून्स की डेफिनेशन दे रखी है बच्चों। कम्यून्स मीन्स कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये इन्होंने किया था कम्यून्स को स्टार्ट कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population. 1958 में 26,000 communes थे जो कि कवर कर रहे थे ऑलमोस्ट ऑल द फार्मिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो जीएलएफ है ये तो इसके पर्पस है कि किस लिए स्टार्ट किया। 1958 में स्टार्ट किया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 में 26,000 कम्यून्स ने कवर कर लिया सारी फार्मिंग पॉपुलेशन को। कम्यून का मतलब क्या होता है, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। इस पॉइंट में बस इतना सा है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स भी थी। जो जीएलएफ था बच्चों, जीएलएफ की कुछ एक प्रॉब्लम्स भी थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले सीवियर ड्रॉट। ठीक है, अ सीवियर ड्रॉट कोज डिजास्टर इन चाइना। ठीक है, तो ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा पड़ जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। इट किल्ड अबाउट 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे जब ये अकाल पड़ा था। ठीक है, तो सीवियर ड्रॉट अकर्ड इन चाइना। ठीक है, तो उसने भी जीएलएफ की जो सक्सेस थी उस पर इफेक्ट डाला था। सेकंड रीजन था सोवियत रशिया। ठीक है, सोवियत रशिया क्या, जो रशिया है वो क्या कर रहा था कि चाइना को हेल्प कर रहा था, है ना। सोवियत रशिया वाज अ कॉमरेड टू कम्युनिस्ट चाइना बट दे हैड बॉर्डर डिस्प्यूट। कॉन्फ्लिक्ट था चाइना का साथ, रशिया का, चाइना का चलता ही रहता है। चाइना की आदत है कि ऐसे इधर उधर की जमीन हड़प लो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चाइना, ताइवान का इशू चल रहा है, ठीक है, और अभी ये कहाँ है वो, तिब्बत का इशू चल रहा है। ठीक है, तो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं अपने नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ। तो रशिया पहले तो हेल्प कर रहा था उनको, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के चलते Russia withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. Okay, तो ये एक मैप है, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एक इशू है इनका और यहाँ पे कुछ एक इशू है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, जो ये लाइट सी दिख रही है ना इधर, व्हाइट कलर की शाइनिंग लाइन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मोस्ट सीरियस बॉर्डर क्लैश था ये, तो कुछ एक हुआ था कि यहाँ पे कुछ एक क्या माउंटेन्स है, वहां पे रिवर है, उसको लेके कुछ ना कुछ इनका इशू चल रहा था। ठीक है, सेकंड है ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था जिसने कि काफी इफेक्ट डाला है चाइना की ग्रोथ के ऊपर। इन 16 मई 1966, ये जरूर याद कर लेना इसमें डेट्स। 16 मई 1966 माओ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रेट पोलिटेरियन
कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है। ये चला कब से कब तक था, 1966 से लेके 1976 तक चला था, ठीक है। बहुत ही लार्ज स्केल पे था ये। इसमें क्या था, अंडर दिस स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड. Its aim was to weed out or remove out people opposed the communist ideology. ठीक है, देखो ऐसी आइडियोलॉजी को तो कोई भी अपोज करेगा ना, ऐसे कि भाई आपके यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने ले लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ही बता रही है आपको आपको कैसे प्रोटेक्शन करना है, कैसे क्या काम करना है, ठीक है, कितना टैक्स वैक्स होएगा। तो डेमोक्रेसी तो है नहीं कि आप अपने व्यूज रख पाओ। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को तो हर कोई अपोज करना चाहेगा। तो माओ ने क्या करा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया इसने, इसने है ना, एक इनकी रेड बुक होती थी, ठीक है। रेड बुक के अंदर इनके काफी सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, मैनी पीपल वर ऑल्सो मर्डर्ड इन फॉर दिस रेवोल्यूशन. This revolution resulted in many hardships for the people. He tried to reshape the nation's identity. जो माओ था, माओ ने क्या किया, अब चाइना की आइडेंटिटी को ही रिबिल्ड करने की कोशिश करी, रीशेप करने की कोशिश करी. मिलियंस ऑफ यूथ नोन एज रेड गार्ड बोलते थे, वो इनको फॉलो कर रहे थे. ये देखो, ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं इधर, इसमें आप देख सकते हो इनके हाथ में एक रेड बुक है. इस रेड बुक के अंदर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते थे. तो ये जो होते, ये मोस्टली इसमें यंग जनरेशन थी, ये क्या कर रहे थे, ये रेड बुक में जो भी लिखा हुआ था उसको फॉलो कर रहे थे. जो एंशियंट कल्चर था इनका वाज अंडर अटैक, डीम्ड ओल्ड एंड बैकवर्ड. इन्होंने क्या किया, जो इनका अपना कल्चर था उसको इन्होंने ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी कि ये तो पुराना है, ठीक है, ये तो यूज का नहीं है, जब तक हम अपने पुराने कल्चर को फॉलो करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो उस पुराने कल्चर को मिटाने के लिए माओ ने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है. तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल वर टारगेटेड एंड साइलेंस्ड. तो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो उन लोग, वो लोग तो अपोज करते हैं ना, वो बताते कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है वो बढ़िया है, उसको मत छोड़ो. लेकिन उनको भी इन्होंने क्या करा, साइलेंस कर दिया. स्कूल शट डाउन, एजुकेशन लॉस्ट एंड बुक्स वर कंडेम्ड टू फ्लेम. किताबों को इन्होंने जला दिया. थर्ड पॉइंट है, ये था इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है. देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था जीएलएफ के बारे में. सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था जीपीआर के बारे में, जीपीसीआर, ठीक है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. और जो थर्ड पॉइंट है, जो इनकी ग्रोथ है, चाइना का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, उसके लिए जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, रिफॉर्म्स इन 1978. 1978 में चाइना ने कुछ एक रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है. द प्रेजेंट डे द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978. जो आज इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है ना चाइना की, वो किस वजह से हो रही है, जो 1978 में इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है. चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन फेजेस, एक साथ सारा नहीं इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ भी तो था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन था, व्हाइट रेवोल्यूशन था, फिर 5 ईयर प्लान हमने बनाए थे. तो एक एक चीज के ऊपर फोकस किया था. तो ऐसे इन्होंने किया था, जो इनके रिफॉर्म्स थे वो फेजेस में थे, ठीक है. तो इनिशियल फेज, जो स्टार्टिंग फेज था, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर. जो स्टार्टिंग का फेज था रिफॉर्म का, उसमें इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को फोकस किया. इन एग्रीकल्चर कम्यून, ये हम पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं ना जीएलएफ में, कि एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स. These were allocated to individual households for cultivation. However, they were not given ownership. ओनरशिप नहीं थी उनकी, ओनरशिप अभी भी किसकी थी,
सरकार की, उनको सिर्फ राइट टू फार्मिंग का, कि जो भी जमीन है जो उनको अलॉट हुई है सिर्फ उस पे, किसी पे भी नहीं, जो उनको अलॉट हुई है उस पे खेती कर ले, और उसके बाद जो भी स्पेसिफाइड टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को बेच के जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है दे कैन कीप इट। ओके। लेटर फेज, जो इनिशियल फेज के बाद वाला फेज था, वो उसमें इन्होंने किस पे फोकस किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। जो इनिशियल फेज है उसमें किस पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे। इनिशियल फेज में इन्होंने कम्यून्स वगैरह बनाए थे। उसके बाद लेटर फेज, लेटर फेज में इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया। प्राइवेट फर्म्स वर अलाउड, प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट फर्म्स वर अलाउड टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑल्सो लोकल कलेक्टिव्स और कोऑपरेटिव कुड प्रोड्यूस गुड्स। शुरू में तो इन्होंने सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रखा था, लेकिन बाद में प्राइवेट फर्म्स को भी इन्होंने अलाउ करा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, पहले बहुत छोटे स्केल पे इन्होंने अलाउ करा था, जो प्राइवेट ओनर्स थे, कि अपने कहीं भी बैकयार्ड में या कहीं प्लॉट्स वगैरह में छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ले, लेकिन प्राइवेट फर्म्स को इन्होंने लेटर फेज में अलाउ करा। एट दिस स्टेज, at this stage enterprises owned by government were made to face competition। अब देखो, पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर था, है ना, कोई कंपटीशन तो था ही नहीं, लेकिन जब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करा तो उसके बाद तो कंपटीशन आना था ना। तो जब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया तो उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर के जो प्रोडक्शन यूनिट थे उनके लिए भी कंपटीशन खड़ा हुआ। अब ये क्या कह रहा है, दिस मेंट कंपटीशन बिटवीन द न्यूली सैंक्शनड प्राइवेट सेक्टर एंड ओल्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। तो कुल मिला के ये यही कह रहा है कि लेटर फेज में इन्होंने किस पे फोकस करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करने के लिए इन्होंने क्या करा, प्राइवेट फर्म्स को भी अलाउ किया प्रोडक्शन के लिए, और जब प्राइवेट फर्म्स आ गई प्रोडक्शन के लिए तो प्राइवेट फर्म्स और पब्लिक फर्म्स के बीच में कंपटीशन हुआ। SOE, ये एक याद कर लेना आप इसकी फुल फॉर्म भी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी ना उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की एंटरप्राइजेस होती हैं, खास कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो रिफॉर्म्स इन 1978, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये हेडिंग गलत होगी बच्चों, इस हेडिंग को ठीक कर लेना। ठीक है, रिफॉर्म्स इन 1978, एक ये ड्यूअल प्राइसिंग। ठीक है, तो हाँ, ड्यूअल प्राइसिंग, तो जो 1978 का जो रिफॉर्म था ना बच्चों, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ड्यूअल प्राइसिंग को। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइसेस इन टू वेज। ड्यूअल प्राइसिंग है तो टू वेज में प्राइस फिक्स होगे। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government, and rest were purchased and sold at market price। ओके, देखो इसमें मैं समझाती हूँ आपको क्या है ड्यूअल प्राइसिंग में। ड्यूअल प्राइसिंग में इन्होंने क्या किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी ना या फार्मर थे, वो एक फिक्स यूनिट बेच सकते हैं गवर्नमेंट रेट पे, कि भाई आपने फॉर एग्जांपल 1000 क्विंटल प्रोड्यूस करा है तो मिनिमम 700 क्विंटल आपको एक गवर्नमेंट रेट पे बेचना पड़ेगा, उसके फालतू जितना भी सरप्लस है। ठीक है, तो अगर आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो तो और अगर आप एक नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हो तो वो जो एक नॉर्मल यूनिट है ना जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, उसको इन्होंने क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा गवर्नमेंट के प्राइसेस पे, और जो एक्स्ट्रा जितना प्रोडक्शन किया है उसको ये अपने किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं। तो ये था ड्यूअल प्राइसिंग। ओवर द इयर्स as production increased, the production of goods or inputs transacted in the market also increased। अब था ना चाइना का चले तो क्या था वो कुछ
वो था ना, चले तो रात तक नहीं तो चांद तक, ऐसा कुछ उसका वो है ना, कि चाइना का जो सामान है वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको प्रोडक्शन जब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो वो अपने मर्जी के रेट पे बेच सकते हैं ना। अगर वो क्वालिटी के चक्कर में रहे रहते और एक नॉर्मल क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करते, तो उसको तो वो अपनी मर्जी से प्राइस पे, वो तो जो सरकार ने बोल दिया उस प्राइस पे उनको बेचना पड़ता। तो इसलिए क्या करते थे, वो क्वालिटी से समझौता कर लेते थे टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो अपनी मर्जी से बेच सके। ये बड़ा घुटन भरा माहौल होगा चाइना में। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। ये भी आ जाता है एक नंबर में, एसईजेड की फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये एसईजेड की फुल फॉर्म होती है। ये एसईजेड क्यों बनाए थे इन्होंने? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और क्या पर्पस था एसईजेड्स का? अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये बनाए थे। तो चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो इसमें जो एक एक नंबर के मैंने पॉइंट्स बताए हैं उससे फालतू कोई पॉइंट नहीं बनते हैं इसमें। एक तो डेट्स हैं, एक तो फुल फॉर्म है, एक जो इसके एक एक लाइन के पर्पस है, और फुल बहुत सारा है। एक सेकेंड, इसको स्टार्टिंग से फटाफट फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले चाइना 1949 में, 1 अक्टूबर 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। माओ जेडंग जो इनका लीडर था, उसने क्या करा था, कम्युनिस्ट चाइना या फिर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की को इनिशिएट किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पार्टी रूल होता है चाइना में, उसको कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। उसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी उसमें सबसे पहली है जीएलएफ, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था, जिसमें सारी की सारी एंटरप्राइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। तो जीएलएफ के लिए इन्होंने ये, जीएलएफ कब इनिशिएट हुआ था, 1958 में, ठीक है। जीएलएफ का मेन एम क्या था कि मासिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना कंट्री का। और उसके बाद इन्होंने बैकयार्ड में, जीएलएफ के अंडर बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज लगवाई, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाई। उसके बाद रूरल एरियाज में इन्होंने कम्यून स्टार्ट करे। जीएलएफ में 2 चीजें करी इन्होंने, एक तो बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज लगवाई और दूसरा कम्यून्स स्टार्ट करे। कम्यून्स इन्होंने स्टार्ट किसके लिए करे थे, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए किए थे, ठीक है। तो कम्यून्स का मतलब क्या होता है, जब कलेक्टिवली कल्टीवेशन ऑफ लैंड होता है तो उस ग्रुप को हम बोल देते हैं कम्यून। 1958 में 26,000 कम्यून्स थे जिन्होंने ऑल ओवर फार्मिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद जीएलएफ की कुछ एक प्रॉब्लम्स भी थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहले सीवियर ड्रॉट, जिसके अंदर 3 करोड़ लोग मरे थे, ठीक है। 30 मिलियन 3 करोड़, कंफ्यूज मत हो ना, हम ये मिलियन बिलियन में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता चले 30 करोड़ लिख दिया है, 3 मिलियन लिख दिया, ये कंफ्यूज। एक याद करना आप लोग, या तो 3 करोड़ याद करना या 30 मिलियन याद करना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इतने लोग इसमें मर गए थे। सोवियत रशिया से इनका कॉन्फ्लिक्ट चला था। सोवियत रशिया वाज हेल्पिंग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, बट लेटर सोवियत रशिया डिनाइड। जब इनका कॉन्फ्लिक्ट चला, बॉर्डर इशू चला, तो उसके लिए फिर उसमें इसने, सोवियत रशिया ने मना कर दिया। ये दो प्रॉब्लम आई थी जीएलएफ कैंपेन में, ठीक है, सीवियर ड्रॉट और सोवियत रशिया कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रेट प्रोलेटेरियन डेमोक्रेटिक कल्चरल रेवोल्यूशन, ये जरूर बोलना सीख जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आपका वाइवा होता है तो ये थोड़ा टंग ट्विस्टर के जैसे है, बोलना नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो हो सकता है एक्सटर्नल आपसे इसी के बारे में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है 16 मई 1966 को माओ ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। ये 66 से लेके 76 तक चला था,
इसमें इन्होंने क्या करा, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को, मतलब यंग जनरेशन को मैक्सिमम इन्होंने तैयार करा। किस लिए तैयार करा कि जो इनका कल्चर था, वो ये सोच, माओ की सोच थी कि इनका कल्चर जो है पुराना हो चुका है और उस कल्चर के साथ हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, डेवलपमेंट में हमारा कल्चर जो है हमें हेल्प नहीं करेगा। तो इन्होंने अपने कल्चर को वैनिश करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और इस रेवोल्यूशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, मैनी पीपल्स वर आल्सो मर्डर्ड। तो माओ ने ट्राई करा नेशन की आइडेंटिटी को ही रीशेप करने के लिए, और मिलियंस ऑफ यूथ जो थे उनको रेड गार्ड बोला गया, ठीक है। तो जो रेड गार्ड थे उनके पास एक छोटी सी इनकी रेड बुक होती थी रूल्स की, तो उसमें से ये सारा सब कुछ फॉलो करते थे। जो इनका एंशियंट कल्चर था उस पे अटैक हुआ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल वर टारगेटेड एंड साइलेंस्ड, स्कूल्स वर शट डाउन, स्कूल तो सबसे पहले ही बंद होते हैं, है ना, कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, एजुकेशन लॉस सबसे पहले होता है, ठीक है। बुक्स वर कंडेम्ड टू फ्लेम, जला दी इन्होंने बुक्स, आग लगा दी बुक्स में। फिर है रिफॉर्म्स इन 1978, प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। तो 1978 में जो रिफॉर्म हुए थे वो बहुत मेन रीजन है इनकी चाइना की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिए। चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, दो फेजेस में इन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट फेज है उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे फोकस किया था, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कम्यून्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, वही सारा आएगा इसमें। और जो लेटर फेज था उसमें इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो प्राइवेट फर्म्स को इन्होंने अलाउ करा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लगाने के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई तो फिर क्या हुआ बच्चों, प्राइवेट का और गवर्नमेंट सेक्टर का हुआ कंपटीशन, ठीक है। तो ये एसओई है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन्हीं को हम एसओईज बोलते हैं, ठीक है। अब रिफॉर्म्स इन 1978 में एक पॉइंट ये भी था ड्यूअल प्राइसिंग का। ड्यूअल प्राइसिंग मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करो, एक सरकार ने जो लिमिट बता दी है उतनी लिमिट और जो सरकार के बताए हुए प्राइस है उस पे बेचनी पड़ेगी, उससे एक्स्ट्रा जो भी यूनिट है वो आप अपनी मर्जी से बेचो अपने प्रॉफिट पे, कम में ज्यादा में, देश में विदेश में कहीं बेचो, ठीक है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये भी इसकी एक पॉलिसी थी, आप चाहो तो इसको 4 पॉइंट बना सकते हो। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना, ठीक है। SEZ सेट करे और इनका एम क्या था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। तो इसको आप चाहें तो ये 4th पॉइंट बना सकते हैं, या फिर आप इसको 4th पॉइंट बना सकते हैं और इसको 5th पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाएगा तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चाइना, इंडिया एंड इट्स नेबर कंपैरेटिव स्टडी, जो चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।